हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर। और जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था कि हाउ टू कैलकुलेट अ जीडीपी। जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, प्लस जीडीपी के अलावा हम लोगों ने दो तीन चीजें और पढ़ी थी कि जो पूरा फार्मर है, जो बहुत ज्यादा किसान जो है वो गरीब हैं, उनको सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है वो कैसे हेल्प कर सकती है। ठीक है, अब हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। लास्ट टाइम हम लोगों ने ध्यान होगा लेक्चर 1 में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। ये जाना था कि वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो ज्यादा सही है अगर कंपेयर करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स की कंडीशन सही नहीं होती, उनका पेमेंट सही नहीं होता, उनका जो वर्किंग आवर्स है वो ज्यादा होती है, लीव जो पेड जो क्या नाम है वो अगर छुट्टी भी लेते हैं तो उसका भी उनको चार्ज कटता है, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है और उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में थी। तो आज टॉपिक यही है कि हम या फिर गवर्नमेंट कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स है उनकी कंडीशन को कैसे सही कर सके, कैसे प्रोटेक्ट कर सके। बात करें 1990s की, एक ऐसा टाइम था जब इंडिया में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में पीपल्स थे उनकी जॉब जा रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे थे, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहे थे। जब इतने ज्यादा मात्रा में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर पहुंच रहे थे तो इनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, इनका जो है शोषण होने लगा। तो वही चीज लेकर आज का हमारा टॉपिक है। इसमें एक दो चीज और बताई गई है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर भी कंडीशन अलग अलग है। जैसे कि गांव में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन पीपल माने जाएंगे, लैंडलेस लेबर है या फिर जो किराए पे जमीन खेती बाड़ी कर रहे हैं या फिर इनके पास कोई जमीन नहीं है भी, तो वो उसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, कुछ दिनों के लिए काम कर रहे हैं फिर इसके बाद उनके पास कोई काम नहीं है। तो ये सारे क्या है, गांव में रूरल एरिया में हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। बात करें अर्बन एरिया की, शहरी क्षेत्र की, वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आ जाएगा, तो जितने भी हमारे ठेली लगाने वाले हैं, रिक्शा है, वेंडर है, जिनके पास डेली का काम होता है, दूसरे दिन पता नहीं है कि नहीं, ये लोग हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे अर्बन एरिया में। और रूरल एरिया में एक और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, वो है हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, SC ST। इनके साथ मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो है, इनके पास पैसे भी जमीन या फिर कुछ मतलब नहीं होता है कुछ कमाने का जरिया, ये तो होता ही होता है, प्लस इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, ऊंच नीच का आप लोग सब जानते हैं कास्ट सिस्टम जो है। तो कैसे इनको प्रोटेक्ट करें इन चीजों को, तो इनमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं। तो पहला है पॉइंट हमारा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी का लेगा कि अगर कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरा प्रोडक्शन जो है डिपेंड है उसका इलेक्ट्रिसिटी पे, और गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत महंगे रेट पे लगा रही है, तो जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि उसकी लागत ही ज्यादा आ रही है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो चीजें हैं वो ज्यादा खर्च हो रही है। तो नॉर्मल सी बात है, उसका प्रोडक्शन की वैल्यू भी ज्यादा होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यहाँ पे गवर्नमेंट कर सकती है ये कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका रेट जो है, उसके चार्जेस जो है वो कम कर दे, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। LED लाइट्स हम लोग देखते हैं, बल्ब वगैरह लगे होते हैं घरों में, एक टाइम पर जब एक नॉर्मल अगर आप 10 वाट की LED लाइट लेने जाएं तो वो बहुत महंगी मिलती थी, 400-500 की मिलती थी, क्योंकि उसमें खर्चा कम होता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब ज्यादा कम खर्च होती है, तो इसी वजह से वो महंगी थी। लेकिन आज हम लोग मार्केट में देखें तो LED बल्ब जो है अब ज्यादा महंगे नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट इसमें बीच में आ चुकी है। गवर्नमेंट अब इलेक्ट्रिसिटी वाले को जो बल्ब का प्रोडक्शन कर रहा है उसको शेयर दे रही है, जिससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जो है सस्ते मिलने लगे हैं, और जब हम लोग ज्यादा LED बल्ब यूज करेंगे तो बिजली का खर्चा भी कम होगा, जिससे हमारे सोर्सेज बचेंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है बीच में आकर प्रोडक्शन को वैल्यू कम कर सकती है। दूसरा एक और बता रहे हैं कि जो
जो गवर्नमेंट है, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट है प्रोडक्शन जो है वो फेयर प्राइस में खरीदे। किसानों का जो प्रोडक्शन है वो फेयर प्राइस, मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। प्रोडक्शन होने के पहले गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर कर देती है कि इस बार का प्रोडक्शन वो कितने में खरीदेगी। जैसे मेरे गेहूं का मैं प्रोडक्शन करने वाला हूं, तो गवर्नमेंट जो है मुझे 15 या 20 दिन पहले, 1 महीने पहले अनाउंस कर देगी कि इस बार जो गेहूं की फसल होगी, जो गेहूं का प्रोडक्शन होगा वो इस रेट पे खरीदेगी। जिससे क्या होगा, अगर मैं गवर्नमेंट ने अच्छे फेयर प्राइस बता दिए कि हाँ अब की बार अच्छे रेट में खरीदेंगे, तो जो वर्कर्स हैं, जो किसान हैं, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और गवर्नमेंट जो है उनको खरीद के उनको बफर स्टॉक में स्टोर कर देगी। इसके बाद जो राशन है हमारे पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसके थ्रू जो है वो अनाज जो है सस्ते में बांटेगी जाके। तो ये सब चीजें हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट चीज है कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं जैसे कि मेडिकल, एजुकेशन और सैनिटेशन, सोसाइटी कैसे डेवलप हो, इनमें भी गवर्नमेंट जो है बीच में आए तो लोगों को ज्यादा काम मिलेगा। जब गवर्नमेंट जो है इनका चीजों का ध्यान रखे कि बेसिक चीज का, जैसे कि हमारे शेल्टर हुआ, मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन, जब इनमें गवर्नमेंट बीच में आएगी तो लोगों के पास ज्यादा काम होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का जो चीजें सही करेगी वो कहाँ से कराएगी, वर्कर्स के थ्रू ही कराएगी। तो यहाँ ये चीजें जो है आ जाती हैं कि गवर्नमेंट बीच में इसमें इंटरवेंट करके कहीं ना कहीं हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको प्रोटेक्ट कर सकती है। लास्ट टॉपिक हमारा कि we know that nearly half of the India children are malnourished and a quarter of them critically ill। मतलब इंडिया में ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी तो इतनी अच्छी नहीं है, सारे स्टेट में तो नहीं है, कुछ स्टेट को छोड़ के, तो आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं अपने यहाँ वो malnourished है, मतलब कुपोषण के शिकार हैं। और उसमें भी तो कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकली बीमार रहते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस उन्हें प्रॉब्लम है, डिसीजेज हैं। इसमें बताया गया था IMR जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उड़ीसा में 57, MP में 59 और कुछ स्टेट में तो इससे भी ज्यादा है। मतलब उड़ीसा में 57, MP में 59, मतलब 100 में से 57 बच्चे जो हैं वो 1 साल से पहले मर जाते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर ईयर में 100 बच्चे पैदा हुए तो उड़ीसा में 57 मर जाएंगे 1 साल से पहले, और MP में 59। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की फॉल्ट आ जाती है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ बेसिक हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो सही से लागू नहीं है। कुछ स्टेट में अच्छी कंडीशन में मिलेगी, हम लोग केरला साइड जाए वहां पे अच्छी मिलेगी। ये क्यों होता है? जब लोगों के पास बेसिक फैसिलिटी नहीं होती, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, लोग गंदा पानी पीते हैं, देखते हैं हम लोग अक्सर गाँव देहात में, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं होती है, उनके रहने की नहीं व्यवस्था होती है, उन्हें बेसिक जो डाइट चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन पे सही से ध्यान नहीं दे रही है, या फिर ध्यान दे रही है तो कहीं से सही से इम्प्लीमेंट नहीं है। तो इसलिए हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पेपर वर्क होना और उनका इम्प्लीमेंटेशन होना दो अलग चीजें हैं। पेपर वर्क में बहुत सारी योजनाएं चल रही, बहुत सारे प्लान चल रहे, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें जाके तो शायद हमें वो चीजें नहीं मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बीच में आ जाती हैं बस। और ये हमारा आज का टॉपिक था, और इसी के साथ आपका इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जो है फिनिश हो गया है। आपको इसकी एक्सरसाइज की जो PDF फाइल है मैं भेज दूंगा, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए घर पे। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ, और अपनी बार आप लोग बुक जो अरेंज करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री में चैप्टर 3 जो है वो डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर 2 जो है वो आपका डिलीट हो चुका है। चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया वो डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। चैप्टर 2 जो है आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है, वो नहीं आएगा एग्जाम में। और चैप्टर 3 जो है वो है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे फर्स्ट चैप्टर में, नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने आपको बताया था कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म फीलिंग्स, देश के लिए कुछ कर रहा था, देश के लिए जितनी भी फाउंडेशन है मोनार्की की, डिक्टेटरशिप की, इनको हटा के एक नेशन स्टेट बनाना ही नेशनलिज्म है। तो बात करें इंडिया में, तो नेशनलिज्म
जो है वो डिफर करती है एंटी कॉलोनियल एरा से। यहाँ पे एंटी कॉलोनियल का मतलब ये है कि लोग सब जानते हैं कि अंग्रेज लोग जो है इंडिया में इन्होंने लगभग 200 साल शासन किया है लोगों को बिल्कुल गुलाम बना के, तो इनके अगेंस्ट जाना ही एंटी कॉलोनियल एरा बोला जाएगा। तो इंडिया में नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स है वो सभी को लाने के लिए मेन चीज जो थी वो थी कि अंग्रेज लोग जो थे एज ए ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जो परेशान करता है, किसी को अत्याचार करता है, और हम लोग कौन हुए, ऑपरेस्ड हुए, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है ना। तो नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है इंडिया में लाने के लिए बहुत ही कॉमन चीज एक थी कि इंडिया के ऐसा कोई भी मतलब सोसाइटी नहीं थी जो अंग्रेजों से परेशान ना हो, सभी लोग इनके रूल से परेशान थे और कहीं ना कहीं इनको सब देश से निकालना चाहते थे कि ये बिल्कुल यहाँ से चले जाए और इंडिया फिर से एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें जो थी इंडिया को एक यूनिटी में लाई। अब इनको यूनिटी में लाने के बाद इनके जो लीडर रहे, महात्मा गांधी रहे और भी बहुत सारे लीडर रहे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, तब जाके इंडिया को आज़ादी मिली। ठीक है, तो हम टॉपिक भी चलते हैं डायरेक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। ठीक है, इसमें दिया गया है द ईयर आफ्टर 1919 सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू द न्यू एरियाज इनकॉर्पोरेटिंग द सिविल सोशल ग्रुप डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। कि ईयर ऑफ द 1919 क्या है, 1914 टू 1918 तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें ब्रिटेन इंगेज था। अब 1919 के बाद एक ऐसा टाइम आया इंडिया में ज्यादातर लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करने लगे थे, क्योंकि 1915 में गांधी जी इंडिया आए, इसके बाद ही उन्होंने तुरंत ही स्ट्रगल शुरू कर दिया था इंडियंस को आज़ाद कराने का। तो 1919 के बाद जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो लोगों में बहुत ज़्यादा फैलने लगी और लोग जो है अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल करने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। पहले तो यही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उससे अब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो चुकी थी। मतलब ब्रिटिश जो थे वो इंडिया से सारे रिसोर्सेज ले गए, अपने युद्ध में लगाए जाके इन्होंने, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन खराब हो चुकी थी। It led to the huge increase the defense expenditure with the finance side of hormones, increased taxes, custom duties were raised, and income tax introduced. मैंने बताया ना अभी कि बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर जो है, मतलब ब्रिटिश तो इंगेज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो वो अपना खर्चा जो है, जो मिलिट्री के लिए जो खर्चा होता है वो पूरा कहाँ से खर्च हो रहा था, वो इंडिया से खर्च हो रहा था, जिसकी वजह से इंडिया में फिर पैसे की कमी होने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया, टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए ब्रिटिश ने, तरह तरह के टैक्स लगाए इंडियंस के ऊपर, कस्टम ड्यूटीज लगाई ताकि वो पैसे ज्यादा कमा सके। थ्रू द वॉर ईयर्स द प्राइस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918 लीविंग द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द पीपल, कॉमन पीपल। कि 1913 टू 1918 तक जो कस्टम ड्यूटीज थी, टैक्सेस थे, है ना, वो कैसे हो गए, प्राइस जो थे, चीजों के दाम जो थे वो डबल हो गए। मतलब पहले कोई चीज मिलती थी 10 रुपए की, वो 20 रुपए की मिलने लगी, डबल हो गई, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो कॉमन पीपल था वो बहुत ज्यादा परेशान था कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई और उनके पास पैसे थे नहीं। विलेज वर कॉल्ड अपॉन सप्लाई सोल्जर्स एंड फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरियाज कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर। मतलब अंग्रेजों को चाहिए थी सेना, तो यहाँ इंडिया में क्या करने लगे थे, वो जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे थे गांव से, तो जितने भी नौजवान होते थे जो आर्मी बन सकते थे, सोल्जर बन सकते थे, उनको जबरदस्ती उठा के सेना में भेजा जा रहा था ताकि वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ सके, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, रिजल्टिंग एक्यूट शॉर्टेज। Then the 1918 and 19 crops failed in the many parts of the India, resulting acute shortage of food. 1918, 1919, 1920 कुछ साल ऐसे रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रॉप्स थी वो क्या हो गई, खराब हो चुकी थी बीमारी की वजह से या फिर किसी और रीजन से, जितनी फसलें थी वो चौपट हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खाने की कमी हो गई, लोगों के पास खाने तक को नहीं था, पैसे थे ही नहीं, खाने को तक को भी नहीं था। According to census 1921, 12 to 13 million people
is the result of the famine and epidemic. बता रहे हैं कि एक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग 1921 टू 1922 1921 में लगभग 12 से 13 मिलियन जो पीपल्स थे वो मारे गए। किसकी वजह से? भुखमरी की वजह से, महामारी की वजह से मारे गए। बहुत होते 12 से 13 मिलियन। People hoped their hardship would end after the war and over, but it didn't not happen. लोगों को ये लगता था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है 1914 टू 1918, इसके बाद जब ये खत्म होगा तब शायद उनकी कंडीशन सुधर जाए, ऐसा लगता था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वॉर के बाद और भी ज्यादा उन्हें परेशानी झेलनी पड़ी, चीजों के दाम बढ़ गए थे, बहुत सारी चीजें थी। At the stage a new leader appeared with the struggle, a new mode of struggle. अब एक ऐसा टाइम आ चुका था कि अब नए नए नेता जो है सामने उभर के आ गए थे और वो अब स्ट्रगल करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि उतना ज्यादा वो परेशान हो चुके थे कि अंग्रेजों से, उनके रूल से। अब जो थे लोग किसी भी तरीके से उनको, अंग्रेजों को यहाँ से निकालना चाहते थे। इस वजह से जितने भी लीडर हुए उनको पीपल्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है कि नाम से सजेस्ट है, सत्य प्लस आग्रह। सत्य के लिए किसी को आग्रह करना, सच बोलो, है ना। महात्मा गांधी रिटर्न इन द इंडिया जनवरी 1915। जनवरी 1950 में महात्मा गांधी जो है इंडिया में रिटर्न हुए दक्षिण अफ्रीका से। As you know, he had come to from the South Africa from his successfully fought the racists resigned with the novel method of the mass agitation which he called सत्याग्रह। 1915 के पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, वहां पे भी अंग्रेजों का रूल चल रहा था, वहां पे भी अंग्रेजों का रूल था। तो वहां पे बहुत ज्यादा रेसिस्ट सिस्टम चल रहा था, मतलब बहुत ज्यादा नस्लवाद, गोरे काले का बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा था अंग्रेजों के थ्रू। तो वहां भी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, मूवमेंट किया था, आंदोलन चलाया था, जो कि काफी वहां पे सक्सेसफुल रहा। अब देखते हैं सत्याग्रह क्या होता है। इसमें दिया गया है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के हिसाब से द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू द सर्च फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह का मतलब क्या है? जो सत्याग्रह का जो आइडिया है साफ साफ यही कह रहा है, वो इस चीज पे जोर देता है द पावर ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की ताकत को जानिए, प्लस द नीड टू द सर्च फॉर ट्रुथ। आपको उसमें सच ढूंढना है, सच्चाई के साथ रहिए, सच ढूंढिए, वही सबसे बेटर है। It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical forces were not necessary to fight oppression। इनका मानना था कि आपका जो कॉज है, जो आप जिस वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं वो सही है, प्लस आप इनजस्टिस के अगेंस्ट जा रहे हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, मतलब मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉजेस सही है, वजह सही है जिसकी वजह से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और क्या कि आप इनजस्टिस के अगेंस्ट है, अन्याय के खिलाफ है, तो आपको वायलेंस या फिर फिजिकल फोर्सेस की जरूरत नहीं है, मारपीट की जरूरत नहीं है। किसके अगेंस्ट? ऑपरेशन। ऑपरेशन मैंने बताया ना, जो अन्याय करता है, ऑपरेस्ड मतलब जो सहता है ना। Without seeking vengeance or being aggressive, a सत्याग्रही could win the battle through the non-violence। इनका मानना था कि एक सत्याग्रही, मान लो मैं सत्याग्रही हूँ, मैं वायलेंस नहीं करता, इनका मानना था कि मैं बिना वायलेंस किए, बिना कुछ एग्रीवेशन दिखाए कि मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ या फिर मैं फिजिकल फोर्सेस लगा रहा हूँ, एक सत्याग्रही could the battle win। बता रहे हैं कि एक सत्याग्रही अपनी लड़ाई जो है जीत सकता है बिना यूज ऑफ वायलेंस। This would be done by appealing to the conscience of oppressor। ये क्या कर सकता है कि आप सत्य के साथ रहिए, तो एक टाइम ऐसा आएगा जो ऑपरेशर जो है वो अपने आप से सोच लेगा कि हाँ वो शायद गलत कर रहा है, वो जो चीजें कर रहा है लोगों के लिए वो गलत कर रहा है, बस सत्य के लिए बने रहिए। People including the oppressor had to the persuade the see the truth instead of being forced to accept through the use of violence। People swayed इंक्लूडिंग ऑपरेशन, मतलब जो परेशान करता है, और लोग वो इस हमेशा सच्चाई के साथ रहे, प्लस अपना जो फोर्स है वो सच्चाई में दिखाएं, वॉयलेंस को ना दिखाएं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वॉयलेंस कर रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है, वो अपना मन से ही वो चीज करना छोड़ देगा। महात्मा गांधी बिलीव दैट इज द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस टू यूनाइट ऑल इंडियंस। इनका मानना था महात्मा गांधी का कि जो
नॉन वायलेंस का जो धर्म है, अहिंसा का जो धर्म है, वो पूरे इंडिया को एक यूनिटी में लाके रखेगा। तो ये टॉपिक जो है सत्याग्रह का इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि सत्याग्रह की जो बिलीफ था वो क्या था, आपको बताना पड़ेगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने बहुत जगहों पे मूवमेंट चलाया सत्याग्रह का, जो कि काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। बात करें 1917, ये ईयर्स मैं लेके जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनसे ईयर में मैप भी पूछा जाता है, इस चैप्टर से आपका मैप के क्वेश्चन भी आएंगे। 1917 में वो कहाँ थे? He traveled to Champaran, Bihar, inspired a peace act which struggle against the oppressive plantation system. वो बिहार गए, यहाँ पर कह सकते हैं चंपारण पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, 1917 में वो चंपारण गए, जो कि बिहार में पड़ता है, और इन्होंने जो वहां पे प्लांटेशन सिस्टम चल रहा था, जो अंग्रेज लोग प्लांटेशन सिस्टम चला रहे थे, उसमें जो किसान थे वो काफी ज्यादा परेशान थे उस चीज को लेकर। उनको बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, उतना वेजेस नहीं मिलती थी और वर्किंग कंडीशन भी नहीं सही थी। तो पीसेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, और जो ऑपरेसिव सिस्टम था, मतलब किस चीज का, प्लांटेशन सिस्टम जो था, उसको बंद कराया 1917 में। इसके बाद देन इन 1917 he organized a सत्याग्रह support to peasant खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। 1917 उन्होंने क्या किया, कहां गए? खेड़ा, क्योंकि गुजरात पड़ता है, यहां पे वो गए। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलर एंड प्लेग एपिडेमिक द पीसेंट खेड़ा को नॉट पे रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन भी रिलैक्स्ड। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे प्लेग वगैरह फैल गई थी, बीमारी वगैरह फैल गई थी, जिसकी वजह से वो कुछ भी पैदावार नहीं कर पाए और वो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे अंग्रेजों को। तो गांधी जी को यहाँ पे ये कर रहा था कि जो अंग्रेज जो रेवेन्यू ले रहे थे, बस उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए था उनको, कि इस बार जो है पैसे वो कमा नहीं पाए हैं, थोड़ा इस बार में छूट दे दी जाए रेवेन्यू में। देन 1918 महात्मा गांधी went to Ahmedabad to organize सत्याग्रह मूवमेंट among us cotton mill workers। ये गए अहमदाबाद। यहाँ पे कॉटन मिल वर्कर थे, इनको भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, जो अंग्रेजों का जो सिस्टम था काम कराने का। तो यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ज्यादा लोगों की हेल्प की, और कहीं ना कहीं सत्याग्रह जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल किया। इसमें ईयर 1917 दी गई है 2 बार, जो कि मुझे लगता है शायद मिसप्रिंट है, 1916 हो सकता है, मैं आपको इसी को कल कंफर्म कर दूंगा। बुक में 1917 दे ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पे बस आपको ईयर से याद रखनी है कि ये 3 मूवमेंट कहाँ हुए थे, क्योंकि इनसे मैप में भी क्वेश्चन आता है। सत्याग्रह का जो आइडिया था वो आपको ध्यान में रखना है, और महात्मा गांधी कब लौटे थे इंडिया, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से लौटे थे, क्या करके लौटे थे, ये भी आपको बस ये कुछ चीजें मेन फोकस है इस टॉपिक में, जो कि आपको उसमें याद करने वाली है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।